Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the analysis of previous year questions of doctoral entrance test. और इसके 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जब ये पूरे 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के हो जाते हैं जिसमें हमने रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स को ऐड किया है, उसके बाद मैं आपकी और ऐसे प्रैक्टिस करता रहूं अंटिल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जो लोग इंटरव्यू के लिए मुझसे बार बार पूछ रहे थे तो मैंने इंटरव्यू की वीडियो बना ली है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। जो डायरेक्ट JRF नेट क्वालिफाइड और डायरेक्ट इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताने की कोशिश की है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए और एक वो पॉजिटिव इमेज आपकी बिल्ड करता है इंटरव्यूअर के सामने। आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सक्सेस क्लासेस को, और बेल आइकन को हिट करिए जिससे आप लोग को जो भी हम नई चीज़ लेके आते हैं, जो भी हम अपडेट देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है हमारी, जिसको आप डाउनलोड करके अपना मैक्सिमम बेसिस पे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। तो ये मैंने PDF बनाई है ना, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन सब में हो चुका है, ठीक है। तो इसकी मैंने बना दी एक साथ, जिससे आगे जा कर के जब मैं इसको डालूँ अपने ऐप में तो एक आपको कंप्लीट तरीके से नज़र आ जाए वो। तो हम लोग देखते हैं, कुछ नोट्स भी हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन था हमारा, विच स्केल वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स ऑसगुड, G.J. Sushi, P.H. Tannenbaum to measure the psychological meaning of an object to an individual? स्टेपल स्केल, लिकर्ट स्केल, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल या सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये होमवर्क था आपका, इसका आंसर काफ़ी सारे बच्चों ने तभी सही दे दिया था। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं। फ्रेंसिस लिकर्ट B एलिमिनेट, जेन स्टेपल A एलिमिनेट। अब C और D में है और C और D में भी आंसर है D। क्यों? बिकॉज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ही लेके आए थे ये चार्ल्स ऑसगुड, G.J. सुशी और P.H. टैननबाउम। अब यहाँ पे पॉइंट आउट होता है कि वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल क्या होता है। वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब आप रिस्पॉन्डेंट्स को अपना क्वेश्चनेयर या जो भी स्केल आप उनसे मेजर करवाना चाहते हो, आप जब उनको प्रोवाइड करते हो तो आप उनको बताते भी हो, जिससे आपका जो रिजल्ट है, जो आप जानना चाहते हो या आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है रिस्पॉन्डेंट्स आंसर करें। समझ में आया? तो यहाँ पे आप ये नहीं कि सिर्फ उनको पकड़ा दिया और उन्होंने अपने हिसाब से उसको उन रेटिंग स्केल को अपने हिसाब से वो लोग रेट करने लग गए। आप उनको वर्बली भी बताते हो कि आपको क्या भरना है इसमें, या आप किस तरीके से जो अपनी विद द हेल्प ऑफ योर वर्बल कम्युनिकेशन आप एक्यूरेट उनका आंसर उस रेटिंग स्केल में ला सकते हो। तो ना सिर्फ उनको हम पकड़ा देते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है, हम उनको वर्बली भी सहायता देते हैं जिससे जो है उनका जो रेटिंग स्केल है वो एक्यूरेट हो और आगे जा करके हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो भी एक्यूरेटली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो ये हम एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं। नेक्स्ट, लिकर्ट स्केल इज अ टाइप ऑफ विच नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक? आइटमाइज्ड रेटिंग, ग्राफिक रेटिंग, कांस्टेंट सम या रैंक ऑर्डर? ये भी इजी है, इसका आंसर है आइटमाइज्ड रेटिंग। और आइटमाइज्ड रेटिंग होता क्या है? आइटमाइज्ड रेटिंग को अगर अपन बात करें तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा, पहले इजी वाले समझ लेते हैं। ग्राफिक रेटिंग HRM में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या जो लोग नॉन कॉमर्स के हैं उनको मैं बता दूं, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है जिससे ग्राफिक रेटिंग स्केल हम यूज़ करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक टेक्निक होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। रैंक ऑर्डर क्या होता है? हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और रैंक प्रोवाइड के बेसिस पे जो वेरिएबल हमें लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम फर्स्ट रैंक देते हैं, फिर सेकंड रैंक देते हैं, फिर थर्ड रैंक देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? उसके अकॉर्डिंगली फिर जो एन्यूमरेटर होता है उसको, या जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पता कर लेता है, या उसको कंज्यूमर की परसेप्शन समझ में आ जाती है कि कंज्यूमर का क्या तरीका है, कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग, तो वो रैंक देता है कि किस चीज़, कौन से वेरिएबल को उसको फर्स्ट रैंक देनी है, कौन से सेकेंड, कौन सी थर्ड। तो रैंक ऑर्डर में वो एक ऑर्डर, रैंक ऑर्डर देता है अलग अलग वेरिएबल्स को एज पर हिज और हर प्रेफरेंस और चॉइसेस। अब आ जाते हैं आइटमाइज्ड और कांस्टेंट सम में। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल बहुत ईजी है। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में कुछ भी नहीं होता, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम लोगों ने देखे हुए हैं स्टेपल, लिकर्ट, ये सब आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है। इसमें क्या होता है, या फिर आपको कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं और या फिर आपको कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया होता है, या फिर आपको बोथ दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया -1, -2, 0, +1, +2, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इसके अकॉर्डिंगली फिर जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो अपना फिल करता है, रेटिंग देता है। और किसी आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है। तो इट कैन बी अ सिंगल पॉइंट, इट कैन बी combination of both points as well as a short description so that it will be easy for the respondent to respond. अब आ जाते हैं कंज्यूमर सम स्केल में। इसमें
जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो वेट्स असाइन करते हैं अलग अलग वेरिएबल को, और जिन वेरिएबल को सिमिलर वेट्स असाइन होते हैं उनका हम एक सम बना लेते हैं, उनको हम एक एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये होता है कांस्टेंट सम स्केल, जिसमें हम वेट्स असाइन करते हैं अलग अलग वेरिएबल को। वो हर एक कंज्यूमर का अलग अलग हो सकता है एज पर हिज और हर प्रेफरेंस और चॉइसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट सम में we are going to weight the different variables and then we are going to make a sum of it। sum मतलब होता है टोटल, उनको एक तरीके से हमने एक जगह डाल दिया और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे जा करके अपना फ्यूचर रिसर्च करते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमको अपने इस रेटिंग स्केल की मदद से अपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो ये होता है आपका कांस्टेंट सम स्केल, जिसमें वेट्स असाइन होते हैं और वेट्स के बेसिस पे अलग अलग कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे कहीं वर्ड वेरिएंस भी आया हुआ है, ये देखिए वेरिएंस आया हुआ है, वर्ड वेरिएंस एंड वेट ऑफ ईच कैटेगरी, कि हम एक अलग अलग कैटेगरी बना करके उनको अलग अलग कर देते हैं एज पर देयर वेट्स। हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है, आप हिंदी में देख सकते हैं, है ना, ये मैंने पूरी दी है, निरंतर योग और जो भी चीज़ें हैं। विच मेथड अंडर प्राइमरी डाटा यूज्ड स्पेशली इन स्टडीज रिलेटेड टू बिहेवियरल साइंस। बिहेवियर वर्ड आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने को पता चल जाती हैं, जैसे अपन उसको देखते हैं। शेड्यूल्स, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या कंज्यूमर पैनल मेथड। ओके, शेड्यूल्स कुछ नहीं होता, शेड्यूल्स में अपन कह सकते हैं एक सिंपल क्वेश्चनेयर ही होते हैं ये, है ना, और हम क्वेश्चनेयर्स देते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स को और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिल करते हैं। तो शेड्यूल इज एज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चनेयर। इंटरव्यू मेथड में हम इंटरव्यू उनसे लेते हैं, है ना, हम लोग रिस्पोंडेंट्स को लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनसे इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद होगी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को। तो यहाँ से ही आ गया, हमारे मुंह से ही निकल रहा है ये चीज़ की भी, ऑब्जर्व दी बिहेवियर। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। और कंज्यूमर पैनल में क्या होता है, हम एक पैनल को बुलाते हैं, है ना, कंज्यूमर पैनल को बुलाते हैं, 8-10 एक पैनल को बुलाते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं उसका आपको क्या विचार है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपको क्या किस तरीके से आपको मॉडिफिकेशंस चाहिए या ये सब चीज़ें। तो हम एक पैनल को लेके आते हैं और उस पैनल के बेसिस पे हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है। अच्छा, शेड्यूल के बारे में एक चीज़ बताऊँ, शेड्यूल्स ये होता है जनरली आप लोग के भी घरों में आता होगा। कोविड-19 में आजकल आंगनबाड़ी की जो टीचर्स हैं या कुछ महिलाएं आ रही हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, उनके पास ही शीट रहती है, वो आप उनको बताते हो उनकी एज क्या है, कोई बाहर से तो नहीं आया है, किसी को सर्दी जुकाम तो नहीं है, या आपने सेंसस देखा है, सेंसस में भी तो पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, क्या उम्र है। तो ये होता है शेड्यूल्स, जिसमें जो एनुमरेटर होता है उसको आप बताते हो, एनुमरेटर उसके अकॉर्डिंगली सारी डिटेल्स फिल करता है आपकी, और आप रिस्पॉन्डेंट्स होते हो, आपको कुछ लिखना और इन सब की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन सी इज द आंसर। अंडर विच शेड्यूल मेथड शेड्यूल इज फिल्ड बाय हुम, ये तो आंसर ही आ गया एक तरीके से। शेड्यूल मेथड में कौन फिलअप करता है, फिल्ड बाय हुम, एनुमरेटर, रिस्पोंडेंट या बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है एनुमरेटर, जो मैंने अभी आपको बताया। एनुमरेटर को आप बताते हो सिंपल, शेड्यूल मतलब सेंसस, या कोविड-19 में जो आपके घरों में लोग आते जो आपसे पूछते थे कितने लोग हैं और कितने लोग रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डाटा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मल्टीपल सोर्स, अलग अलग सोर्स से जो हमने लिया है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, डॉक्यूमेंट्री डाटा या सैंपल बेस्ड डाटा। इसमें से कौन सा सेकेंडरी नहीं है, मतलब प्राइमरी पूछ रहा है वो, कौन सा प्राइमरी है इसमें। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अभी कैसे बताता हूँ। मल्टीपल सोर्स मतलब नाम से समझ में आ रहा है, अलग अलग सोर्स से हमने लिया हुआ है, तो हमारा खुद का तो है नहीं, तो ये तो किसी एंगल से ही अपन कह सकते हैं सेकेंडरी जो है नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने अलग अलग लिया, तो ये प्राइमरी तो किसी एंगल से नहीं हुआ। मल्टीपल, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं प्राइमरी कौन सा है, तो मल्टीपल सोर्स डाटा तो सेकेंडरी हो गया। हाँ, मल्टीपल सोर्स डाटा मतलब अलग अलग सोर्स से हमने लिया, तो ये सेकेंडरी हो गया। डॉक्यूमेंट्री डाटा, डॉक्यूमेंट्री मतलब अलग अलग जो ऑफिशियल गजेट्स हैं, गवर्नमेंट के जो गजेट्स होते हैं, अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे हम डाटा लेते हैं, तो ये भी आपका सेकेंडरी हो गया। अब बात आती है रिप्रेजेंटेटिव और सर्वे बेस्ड मेथड में। इसमें मैं रिप्रेजेंटेटिव बताता हूँ, इसका आंसर रिप्रेजेंटेटिव क्यों है। आपने देखा है, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे क्लास के कुछ बच्चों को प्रिंसिपल बुलाता था और पूछता था कि टीचर का फीडबैक लेता था, या क्लास में पढ़ाई कैसे चल रही है, या क्या प्रोग्रेस है, ये सब चीज़ें पूछता था। तो अपन जनरली किसको भेजते थे, जो रिप्रेजेंट करे एंटायर क्लास को, अच्छे बच्चों को भेजते थे ना। तो वही है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, जिसमें हम फिजिकली उनसे पूछते हैं, पूरे पॉपुलेशन को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, और उनसे हम क्वेश्चन करते हैं। देन वी आर गोइंग टू हैव अ
कंक्लूजन और उसके अकॉर्डिंगली हम डाटा लिखते हैं। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसमें प्राइमरी हुआ ना, आपने लोगों को जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे उनको आपने बुलाया, उनसे आपने क्वेश्चन किया, तो ये फेस टू फेस एक तरीके से हो गया रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब यहाँ पे जो दिक्कत आ सकती है दैट इज सर्वे क्यों नहीं, तो उसके लिए मेरे पास प्रूफ है। सर्वे बेस्ड सेकेंडरी डाटा। सर्वे बेस्ड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जैसे कि हमने ये सब देखा है कि सेंसस जो होता है ना, ये अगर कोई ले रहा है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया उसके लिए प्राइमरी, और उस सेंसस को हम जब यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सेकेंडरी। तो जब किसी और का किया हुआ सर्वे हम यूज करते हैं तो वो होता है सर्वे बेस्ड सेकेंडरी डाटा, इजी शब्दों में, है ना। किसी ने सर्वे किया और वो हमने ले लिया तो वो क्या हुआ एक तरीके से, वो सेकेंडरी डाटा ही ना हो गया। किसी और ने सर्वे किया, वो आपको लगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी उससे मैच करा तो आपने उसको यूज कर लिया, तो ये हो गया सर्वे बेस्ड सेकेंडरी डाटा। और सर्वे डाटा कलेक्शन क्या होता है, ये आपका प्राइमरी है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक तरीके से सर्वे करते हैं, ये हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो रिस्पॉन्डेंट के पास जाता है और उनसे फिलअप कराता है क्वेश्चनेयर, है ना, फिजिकली, तो ये प्राइमरी हो गया। तो आप सर्वे देख करके ये मत करिए, ये कंफ्यूजन हो सकता है। एक बेस्ड की मदद से ही या वजह से ही आप अपना आंसर आपने फ्लक्चुएशन कर लिया, तो सर्वे बेस्ड डाटा भी हो सकता है। तो सेकेंडरी डाटा देखो, अब उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सर्वे बेस्ड डाटा, अब सेकेंडरी लिख देते तो आपको पता चल जाता, तो उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की, जो आपको पता चल गया कि सेकेंडरी सर्वे बेस्ड अगर डाटा होगा मतलब किसी ने सर्वे किया हुआ है, उसको बेस बना करके हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी है। और सर्वे डाटा कलेक्शन मतलब आपने खुद सर्वे किया है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, ये हो गया आपका। ओके, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। थ्योरम विच स्टेट्स दैट एज सैंपल साइज इंक्रीजेस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज लिमिटेड अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, सेकेंडरी लिमिट थ्योरम, प्राइमरी लिमिट थ्योरम या सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही हम लोग 31 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, ऐसे 50 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चंस और ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। वीडियो पूरा देखा करिए, बिकॉज यहाँ ना सिर्फ क्वेश्चन हो रहे हैं बल्कि कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।